नमस्कार साथियों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई के 100 मॉडल पेपर की सीरीज में एक और नए मॉडल पेपर की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके और अपने आने वाले एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर पाएँ। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देते रहने हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। इससे दोस्तों क्या होगा कि आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और कितने सही। तो देखिए, ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है मद्रास। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मुंबई हो जाएगा। क्या होगा, मुंबई। दोस्तों, मुंबई भारत में आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, कैसे है, भारत में आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो देखिए, ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है गोमती, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है चंबल। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, सबसे चौड़ी नदी तो ब्रह्मपुत्र है, और अगर सबसे लंबी नदी पूछ ले तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी। कौन सी है दोस्तों सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गंगा नदी हो जाएगी, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर कि अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। जिसकी ऊंचाई कितनी है, ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी सीमा के अरुणाचल प्रदेश में पश्चिमी सीमा के पास 4,331 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है यह दर्रा। कितनी ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, 4,331 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो देखिए, ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है मणिपुर। तो दोस्तों, भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे बड़ा गरीब राज्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। दोस्तों, छत्तीसगढ़ देश का सबसे गरीब राज्य। गरीबी दर कितनी है इसकी, तो गरीबी दर ध्यान रखिएगा आप, गरीबी दर 37% है। कितनी है दोस्तों, 37% इसकी गरीबी दर है दोस्तों। और सबसे अमीर राज्य पूछ ले तो सबसे अमीर राज्य कौन सा है। तो सबसे अमीर राज्य यहाँ लिख देते हैं, सबसे अमीर राज्य, सबसे अमीर राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र। कौन सा है दोस्तों, महाराष्ट्र है। और दोस्तों, दूसरे नंबर पर गरीब राज्य कौन सा है, तो झारखंड है। यहाँ पर गरीबी दर कितनी है, 36.96। दोस्तों, थोड़ा सा ही फर्क है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा गरीब राज्य कौन सा है, तो छत्तीसगढ़। और दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, जस्ट पास में, मतलब 36.96% गरीबी दर है, और छत्तीसगढ़ की दर कितनी है, 97%। तो 0.4% दर ही कम है। किसकी कम है, तो झारखंड की। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा फल खाया जाता है। तो दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा फल खाया जाता है। तो देखिए, ऑप्शन ए है केला, ऑप्शन बी है सेब, ऑप्शन सी है पपीता, ऑप्शन डी है अनार। तो दोस्तों, कौन सा फल खाया जाता है भारत में सबसे ज्यादा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केला।
कौन सा फल खाया जाता है दोस्तों? भारत में सर्वाधिक ज़्यादा केला खाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत में किस राज्य में गधों की पूजा की जाती है? दोस्तों भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर गधों की पूजा की जाती है? तो देखिए ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है हिमाचल। तो दोस्तों किस राज्य में की जाती है गधों की पूजा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजस्थान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। दोस्तों राजस्थान में भी कौन सा शहर? तो राजस्थान में ध्यान रखिएगा पुष्कर शहर में। कौन से शहर में की जाती है? पुष्कर अजमेर में। पुष्कर में की जाती है। पुष्कर कहाँ? पुष्कर अजमेर है। दोस्तों यहाँ पर प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन गधों की पूजा की जाती है। कब की जाती है सुन लीजिएगा, और नहीं पता है तो कॉपी पेन लीजिए और साथ में आप लिखते भी रहिए ताकि आपको ज़्यादा फायदा मिल सके। तो दोस्तों कब की जाती है? कब की जाती है तो ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन गधों की पूजा की जाती है। कब की जाती है? कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन प्रतिवर्ष की जाती है। दोस्तों इस दिन गधे को सजाकर पूजा की जाती है और उसके ऊपर मोटी राशि में नकदी और मोती डालकर उसका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, डालकर उसका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गधे की पूजा से समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस राज्य में गधों की पूजा की जाती है भारत में? तो राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ की जाती है? पुष्कर में की जाती है। कब की जाती है? तो प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन की जाती है। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, भारत रत्न पुरस्कार कौन सी आकृति बनी हुई है? भारत रत्न पुरस्कार पर दोस्तों कौन सी आकृति बनी हुई है? तो देखिए ऑप्शन ए है चंद्रमा की, ऑप्शन बी है शेर की, ऑप्शन सी है हाथी की, या ऑप्शन डी है सूर्य की। तो दोस्तों किसकी आकृति बनी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किसकी आकृति बनी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसकी आकृति है दोस्तों? सूर्य की आकृति। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में तो जरूर देखा जाएगा। आपके आरपीएफ में, कांस्टेबल एसआई वाले में नहीं आए, पर रेलवे के कोई से भी एग्जाम हो उसमें जरूर ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वो कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ऑप्शन ए है चेन्नई में, ऑप्शन बी है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है कोलकाता में, ऑप्शन डी है कानपुर में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या चेन्नई में? कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों चेन्नई में स्थित है। दोस्तों चेन्नई के कांचीपुरम में स्थित है। कहाँ पर है? चेन्नई में के भी कांचीपुरम में स्थित है। ठीक है, पार्क का नाम क्या है? तो अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क। क्या नाम है दोस्तों? अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? वंडालूर चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? वंडालूर चिड़ियाघर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो दोस्तों भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो देखिए ऑप्शन ए है कश्मीर में, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में, ऑप्शन डी है गुजरात में। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडमान निकोबार में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में स्थित? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक वन राज्य कौन से राज्य में है? तो देखिए ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है हरियाणा में, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों कौन से राज्य में अधिक सर्वाधिक वन है?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद दोस्तों कौन कौन से राज्य है? तो इसके बाद जो अधिक वन है तो उसमें अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और महाराष्ट्र है। क्या है? तो ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। दो नाम लिख लेता हूं दोस्तों तो आपको ध्यान रहेगा। छत्तीसगढ़ और और क्या है? और उड़ीसा और महाराष्ट्र। ये चार नाम है दोस्तों। इसके बाद सबसे ऊपर तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? दूसरा दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है। तो दोस्तों दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो देखिए ऑप्शन ए अंजुमा चोपड़ा, ऑप्शन बी है अमिता शर्मा, ऑप्शन सी है पूनम यादव, ऑप्शन डी है मिताली राज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, मिताली राज। दोस्तों मिताली राज ने अपने करियर की शुरुआत 2001 में की थी। 2001 में आयरलैंड के खिलाफ वनडे में की थी। अपने पहले ही मैच में शतक बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी। दोस्तों मिताली राज पहले ही मैच में आयरलैंड के खिलाफ जो मैच खेला था उसमें पहले ही मैच में शतक बनाया था। ठीक है, और वे टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला है। दोस्तों टेस्ट मैच में प्रथम दोहरा शतक बनाने वाली भारतीय महिला तो क्या नाम है? मिताली राज है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। दोस्तों प्रथम भारतीय कौन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भौतिक विज्ञान में? तो देखिए ऑप्शन ए है मदर टेरेसा, ऑप्शन बी है सीवी रमन, ऑप्शन सी है जे थॉमसन, ऑप्शन डी है कैलाश सत्यार्थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीवी रमन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसको मिला था दोस्तों? सीवी रमन को। किसमें मिला था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन और उनके नाम पर प्रभाव की खोज के लिए। किसमें दोस्तों इसके लिए मिला था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन और उनके नाम पर प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो कब मिला था? 1930 में सम्मानित किया उन्हें। कब किया दोस्तों? 1930 में। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो सभी को आंसर देना है। जितने दोस्त देख रहे हैं सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए तो ऑप्शन ए है चंद्रशेखर सिंह, ऑप्शन बी है विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन सी है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी है अन्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फटाफट दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सिख प्रधानमंत्री कौन थे प्रथम? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपने मैथ्स के चालू हो गए। ये क्वेश्चन पूरे भिन्न का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, एक्स बराबर 0.4383838 रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं दोस्तों? तो देखिए इनको लिखने का फॉर्मेट में बताता हूँ। एक्स बराबर 0.438 रिपीट क्या हो रहा है बार बार दोस्तों? तो 38 पर बार लगा देते हैं। इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए क्या है, पॉइंट के बाद जितनी संख्या है वो उतनी लिख देते हैं। क्या है? 38438। उनमें से बिना बार वाली संख्या को माइनस करना होता है। क्या करना होता है दोस्तों? जिन पर बार नहीं है उन पर माइनस करना होता है। तो कितने पर बार नहीं है? एक पे। कितने? कोई 4 पर बार नहीं है तो 4। जिसमें बटा में क्या करते हैं, जितने पे बार है उतने तो 9 लिखते हैं और जिन पे बार नहीं है उतने 0। तो दोस्तों दो संख्या पर बार है तो ये बटा 2 9 लिख देंगे, और एक पे बार नहीं है तो ये एक 0 लिख देंगे। दोस्तों अगर इसको सोल्व करेंगे तो 434 बटा 990 हो जाएगा। क्या होगा? 434 बटा 990।
तो दोस्तों 434 बेटा 990 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक डिब्बे में 125 डिटर्जेंट साबुन है। दोस्तों एक डिब्बे में कितनी साबुन है? 125, जिनमें से 80 का उपयोग किया जा चुका है। कितने का उपयोग किया है? 80 का तो उपयोग किया जा चुका है। तो 80 का उपयोग किया जा चुका है। अब 80 का उपयोग कर लिया है तो देखिए डिब्बे में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट शेष है। तो कितने प्रतिशत शेष साबुन है अपने को ये बताना है। तो देखिए अपन पहले इसको सोल्व करते हैं। साबुन कितनी दी है? 125। उपयोग कितने का कर दिया? 80 का। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि 125 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा दोस्तों? 45। तो ये अपन ने लिख दिए 45। ठीक है 45। अब कितने प्रतिशत शेष है? तो दोस्तों 45 बटा 125 इंटू 100 करेंगे। शेष बटा टोटल इंटू 100 करेंगे तो अपन तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप करेक्ट आंसर दीजिए कि 45 भाजक 125 इंटू 100 करने पर कितना आएगा। वही अपना करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों क्या आ रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर 36। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। शेष साबुन कितनी है? 36% शेष साबुन है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। देखिए एक दुकानदार एक वस्तु को 216 रुपये में खरीदता है। कितने रुपए में खरीदता है? 216 रुपये में खरीदता है और उसे 270 में बेच देता है। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना है? लाभ पता कर लेते हैं। लाभ कितना हुआ, उसको प्रॉफिट कितना हुआ। तो लाभ बराबर 270 में उसने बेचा और खरीदा कितने में था? 216 में। तो माइनस कर देंगे। लाभ कितना हुआ उसको? 54 रुपये का उसको लाभ हो गया। तो लाभ 54 हो गया। तो अब अपने को लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालने का प्रतिशत निकालने के लिए आता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू होता है 100। तो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। तो लाभ कितना हुआ था अपने को? 54 रुपये का बटा क्रय मूल्य कितना था? 216 इंटू करेंगे 100। तो इंटू किया ये 100 करने पर कितना आ रहा है दोस्तों? इंटू 100 करेंगे तो इसको सोल्व करने पर 25% आएगा। कितना आएगा? 25%। और 25% कौन सा ऑप्शन नंबर में? ये 25 ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। तो देखिए वर्ग ग्लास के टुकड़े को कुल क्षेत्रफल 784 वर्ग सेमी। टुकड़ों का कुल क्षेत्रफल कितना है? 784 वर्ग सेमी, जिसे एक चौकोर मेज के ऊपर रखा गया। कहाँ रखा गया? चौकोर मेज के ऊपर रखा गया है। मेज और कांच के टुकड़े के मध्य की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर। तो मेज की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मेज की लंबाई ज्ञात करने की, मेज की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों क्षेत्रफल कितना दिया है? कुल क्षेत्रफल बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्षेत्रफल कितना दिया है? 784। ठीक है, और कांच के वर्ग की भुजा, तो कांच के वर्ग की भुजा, कांच के वर्ग की भुजा कितनी है? तो ये 784 वर्ग में दिया हुआ है। कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर। तो अपने को क्या? मेज की लंबाई, तो ये लंबाई बराबर टुकड़े के मध्य की चौड़ाई, कांच के टुकड़े के मध्य की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे? 28 प्लस 9 इंटू डबल कर देंगे। अब इनको इंटू करेंगे तो 18 28 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये 46। और 46 कौन से ऑप्शन नंबर में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। तो अपनी
तो लंबाई कितनी होगी, 46 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। एक निश्चित कूट भाषा में JUDG को MXYJH के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में OUGST को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले JUDGE क्या लिखा जाता है उसको, जे को M, इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है X, D को क्या लिखा जाता है Y, G को क्या लिखा जाता है, तो G को लिखा जाता है J, और E को क्या लिखा जाता है, E को लिखा जाता है H। तो दोस्तों JKLM, तो ये कितना +3 हो रहा है, तो यहाँ लिख देता हूँ +3। X को, तो X में भी UWXY ये +3, और दोस्तों ये Y तो पीछे माइनस कर, तो यह -5 हो रहा है, कितना हो रहा है ये -5, और JGHIJ यहाँ पे भी +3, और EFGH ये भी +3। तो दोस्तों एक -5 हो रहा है उसके थर्ड नंबर वाला, बाकी सब में ++3 हो रहे हैं। तो अपन इसी प्रकार अगर OUGHT में भी अगर +3 करते हैं, तो O के बाद +3 करेंगे तो कितना आएगा R, क्या आएगा R, और U में +3 करेंगे तो X। और अब देखिए दोस्तों 3 में -5 करना है, तो G में से पीछे की तरफ जाना है, पीछे की तरफ -5 करेंगे, तो पीछे की तरफ -5 करेंगे तो क्या आएगा B, कितना आएगा B, और H करेंगे तो H +3 करना है, वापिस ये देखो दोनों में 3 करने हैं, तो H के बाद HIJK ये क्या आ गया, TUVW ये 3 पे W, तो अपना क्या बन रहा है RXBKW। RXBKW कौन से ऑप्शन नंबर में है, RXBKV, RXBKW ये ऑप्शन नंबर C में क्या है, तो अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, RXBKW करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से 5 विकल्पों में से 4 किसी प्रकार समान है और वे आपस में एक समूह बना लेते हैं, इनमें से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, तो देखिए UV PQ, इसी प्रकार LMNJ, और ये A और ये B। तो दोस्तों U के बाद V आता है, ये संबंध बना रहा है PQ, MNOPQR, तो LMNO ये भी बना रहा है, JKLMN, ये दोस्तों ये नहीं, एक ये है, और ये B भी संबंध बना रहा है। तो दोस्तों NJ किसी भी प्रकार संबंध आपस में संबंध नहीं बना रहा है, और N और J में JKLMN ये 4 का गैप बन रहा है। क्या कितना बन रहा है, देखिए दोस्तों LJ के बाद KLMN, चौथे नंबर पर इनका 4 का गैप है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जस्ट U के बाद V आता है, P के बाद Q आता है, L के बाद M आता है, A के बाद B आता है। तो दोस्तों ये जो NJ है, NJ ये संबंध नहीं बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर A NJ अलग अक्षर, JN से अलग अक्षर है। ठीक है, ये VU के अगला अक्षर है, ऐसे कुछ भी देखो संबंध बन रहा है, UV इनके बाद V आता है। ठीक है, ठीक, इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, आप आराम से कर सकते हैं, और पेपर ऐसा इजी ही आएगा दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 20, और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन भी है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, रमेश और सुरेश भाई, तो ये रमेश साथ साथ करते रहते हैं, अपना टाइम बचेगा दोस्तों, रमेश और ये सुरेश क्या है, दोनों भाई। राखी और गीता आपस में बने, तो दोस्तों ये नीचे लिख देते हैं, राखी और ये है गीता, ये दोनों बहनें हैं, तो सेम एज के, तो तीर का निशान लगा दिया, सेम है।
बने रमेश का लड़का गीता का भाई है। तो दोस्तों रमेश का जो लड़का है ये रमेश का लड़का गीता का भाई, ये बॉय लिख दिया, रमेश का बॉय नीचे कर दिया, नीचे के तीर का निशान नीचे आएगा तो ये बॉय। तो दोस्तों राखी और गीता बहन है दोस्तों, ये आपन में ये दो बहन है और एक भाई है, तो इनका पिता कौन है, रमेश है। तो संबंध किससे बोलता है, सुरेश का राखी में आपस में क्या संबंध है, सुरेश का राखी में, तो सुरेश का राखी में संबंध पूछा, तो ये दोनों भाई है तो ये क्या लगेगा, सुरेश चाचा, क्या लगेगा इसके, चाचा ही लगेगा ना। आप ही बताइए कि आपके पापा के भाई आपके क्या लगेंगे, वो संबंध पूछ रहे हैं, आपके पापा के भाई आपके क्या लगेंगे, तो चाचा लगेंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आज का अपना एक और नया मॉडल पेपर, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।